हेलो स्टूडेंट। हम लोग फोर्थ सेम मैथमेटिक्स सिविल ब्रांच के अंदर डिस्कस कर रहे थे यूनिट सेकंड। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो रैंडम वेरिएबल के बारे में डिस्कस किया था कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है और रैंडम वेरिएबल के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हमने दो टाइप्स डिस्कस किए थे और उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में डिस्कस किया था। तो डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने बोला था कि बाइनॉर्मल और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशंस है, आपको वो पेट्रोलियम ब्रांच की जो वीडियो है उससे पढ़ना है। ठीक है, अब हमारे पास जो लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन बच जाता है वो कौन सा होता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस। तो हम लोग इस लेक्चर के अंदर किसके बारे में डिस्कस करेंगे? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशंस होता है वो क्या करता है? PDF को रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को क्या करता है? वो रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x इज सेड टू हैव नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद द पैरामीटर म्यू मीन एंड सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन इफ इट्स PDF इज गिवन बाय। अगर मेरे पास कोई पैरामीटर क्या है? म्यू है और हमारे पास एक है सिग्मा, तो उसका PDF क्या है? हमारे पास क्या गिवन है? fx इज इक्वल टू 1/सिग्मा रूट में 2 पाई ई की पावर -हाफ ब्रैकेट में x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या है? PDF है। किसके लिए है ये? हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए। और जो x की वैल्यू होगी वो किसके बीच में लाई करेगी? माइनस सिग्मा से सिग्मा के बीच में लाई करेगी। ओके, तो हमारा जो देखो हमें पता है कि जो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये जो x होता है इसमें कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता है। ठीक है, इस कारण से ये PDF को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो हमारे पास कर्व होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए, वो कर्व कैसा होगा? सिमेट्रिक कर्व होगा, क्योंकि हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ते हैं कि वहाँ पे क्या होता है? सिमेट्रिक कर्व होगा। तो यहाँ पे जो कर्व होगा वो बेल शेप कर्व होगा और सिमेट्रिक कर्व होगा। जितना हमारा नेगेटिव पार्ट्स में होगा उतना ही हमारा क्या होगा? पॉजिटिव पार्ट्स में होगा। ठीक है, हमें क्या ध्यान रखना है? जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो PDF को रिप्रेजेंट करता है। इसका PDF fx इज इक्वल टू 1/सिग्मा रूट 2 पाई ई की पावर -हाफ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से उसको हम लोग मीन म्यू और सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशंस में कैसे डिनोटेट करते हैं? एन म्यू सिग्मा। अगर हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिनोटेट करना है तो एन ब्रैकेट में म्यू सिग्मा से हम लोग उसको डिनोटेट करते हैं। अब हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके मीन और वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? उसका मीन और वेरिएंस क्या होता है? ठीक है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस का जो मीन होता है वो क्या होता है? म्यू होता है और जो वेरिएंस होता है वो सिग्मा स्क्वायर होता है। क्या होता है? जो इसका वेरिएंस होता है वो सिग्मा स्क्वायर होता है। अब कैसे होता है हम लोग इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जो x है जो हमारे पास रैंडम वेरिएबल है वो कैसा है? कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। तो हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के अकॉर्डिंग मीन फाइंड करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा PDF लिख देंगे। हम लोग क्या करते हैं? मीन को प्रूफ करते हैं। मीन क्या हमारे पास क्या लेके आना है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन म्यू। तो हमारे पास देखो यहाँ का PDF लिख दिया, fx इज इक्वल टू 1/सिग्मा रूट में 2 पाई ई की पावर -हाफ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे x है वो क्या है? कंटिन्यूस है, तो इसका आंसर हमारा कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस के अकॉर्डिंग Ex इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनेटिव x fx dx। जो हमने कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में मीन की डेफिनेशन पढ़ी थी वो डेफिनेशन हमें यहाँ पे यूज़ करनी है। fx की वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे? यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, fx की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी। फिर नेक्स्ट में मैंने क्या किया? जो x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा है इसको मैंने क्या पुट कर दिया? z। और फिर मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया तो dx इज इक्वल टू मेरे पास क्या आया? सिग्मा dz। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे z पुट कर दिया तो मुझे सारा जो इंटीग्रेशन होगा वो किस फॉर्मेट में करना होगा? dz फॉर्मेट में। तो क्या आ गया? dx इज इक्वल टू सिग्मा dz। ये वैल्यू पुट कर देंगे 1/रूट में 2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनेटिव हमने क्या कर देंगे? x की जगह वैल्यू पुट कर देंगे z में z सिग्मा प्लस म्यू डॉट 1/सिग्मा ई की पावर -z²/2 सिग्मा dz। तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएगा और हम लोग क्या कर देंगे? इसका ई की पावर -z²/2 का उसका z सिग्मा के साथ और म्यू के साथ मल्टीप्लाई करके अलग अलग लिख देंगे। ठीक है, तो 1/रूट
ई एक्स इज इक्वल टू 1/√2 इंटीग्रेशंस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सिग्मा जेड ई की पावर माइनस जेड स्क्वायर बाय 2 टी जेड प्लस इंटीग्रेशंस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी म्यू ई की पावर माइनस जेड स्क्वायर बाय 2 टी जेड। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर इवन और ऑड का कंसेप्ट देखेंगे। अगर मैं z की जगह माइनस जेड पुट करूँ और मेरे पास जैसे ये f, मैंने इसको एफ एक्स मान लिया, ठीक है। अगर मैं x में माइनस एक्स पुट करूँ तो मेरा फंक्शन है वो f माइनस एफ एक्स आ जाता है, तो इसका मतलब वो हमारा ऑड होगा। अगर मैं एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करती हूँ और मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आ जाता है तो इवन होगा, ठीक है। अगर नेगेटिव साइन आ जाएगा एफ एक्स के साथ तो वो ऑड होगा, और पॉजिटिव मतलब सेम का सेम आएगा जो एफ एक्स था तो वो हमारा इवन होगा। तो हमारे पास देखेंगे हम लोग, जो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है सिग्मा जेड ई की पावर माइनस जेड स्क्वायर बाय 2 डी जेड, अगर इसमें मैं जेड की जगह माइनस जेड पुट करूँगी तो मेरे पास माइनस जेड ई की पावर माइनस जेड स्क्वायर बाय 2 मतलब माइनस का जेड आएगा। तो इस पर कारण से क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। ऑड फंक्शन के कारण इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ऑड फंक्शन होने के कारण से इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 0। और जो मेरे पास म्यू ई की पावर माइनस जेड स्क्वायर बाय 2 ये क्या करेगा, इवन का काम करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिमिट 0 से इन्फिनेटिव कर देंगे। अब देखो ऑड और इवन का कंसेप्ट कब लगता है, जब हमारी लिमिट सेम हो, ओनली फॉर चेंजेस क्या होना चाहिए, साइन में चेंजेस होना चाहिए, तब भी हमारा ऑड और इवन का कंसेप्ट लगता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ऑड और इवन का कब लगेगा, जब हमारी लिमिट सेम हो, ओनली फॉर डिफरेंस किसमें हो, साइन में हो। तो अब ये रखिएगा, यहाँ पे हमारे पास लिमिट क्या थी, माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव, साइन डिफरेंस इन लिमिट सेम थी, साइन में डिफरेंस था, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ई एक्स इज इक्वल टू 1/√2 इंटू 2 इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनेटिव म्यू ई की पावर माइनस जेड स्क्वायर बाय 2 डी जेड, फर्स्ट वाली टर्म से वो 0 हो गई, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जेड स्क्वायर बाय 2 है उसको हम लोग टी पुट कर देंगे, तो 2z डी जेड अपॉन 2 इज इक्वल टू डी टी। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, डी जेड की वैल्यू क्या आ गई, डी टी अपॉन जेड, और जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 टी। इससे हम जेड स्क्वायर बाय 2 से जब हम जेड की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, √2 टी। तो डी जेड की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, और हमने जो माना है, क्या माना है, जेड स्क्वायर बाय 2, वो क्या माना है, टी पुट कर देंगे। तो ई एक्स इज इक्वल टू 2 म्यू रूट में 2 इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनेटिव ई की पावर माइनस टी डी टी अपॉन √2 टी, ठीक है। √2 और √2 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो नहीं क्या बचेगा, म्यू अपॉन रूट में पाई इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनेटिव ई की पावर माइनस टी और टी की पावर माइनस हाफ, जो रूट में टी की पावर हाफ था उसको ऊपर ले गए तो ये टी की पावर माइनस हाफ डी टी। अगर हम लोग ये देखेंगे तो ये किसकी हो रही है, कि गामा की डेफिनेशन बन रही है। हमारी कौन सी डेफिनेशन बन रही है, गामा की डेफिनेशन बन रही है। गामा की डेफिनेशन क्या होती है कि गामा एक्स इज इक्वल टू गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनेटिव एक्स की पावर n-1 ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। ये सेम बन रही है। क्या करेंगे हम लोग, गामा की डेफिनेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन हमारे पास क्या है, ई एक्स इज इक्वल टू म्यू अपॉन रूट पाई इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनेटिव टी की पावर माइनस हाफ ई की पावर माइनस टी डी टी, ठीक है, ये बनेगा। अब हमें क्या करना होगा, हमें गामा, ये जो इंटीग्रेशन होता है गामा एन के इक्वल होता है, तो हमें क्या करना होगा, एन की वैल्यू निकालनी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, जो n-1 और माइनस हाफ है इसको इक्वल कर देंगे, तो मेरे पास n की वैल्यू क्या आ गई, प्लस हाफ। तो मेरे पास इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ गई, गामा हाफ। गामा हाफ की वैल्यू √π होती है, गामा हाफ की वैल्यू लिख दी √π से √π कैंसिल, और मेरे पास मीन की वैल्यू क्या आ गई, म्यू, ठीक है। तो हम लोग, अगर हमें बोला हो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस में हमें प्रूफ करने को बोला हो कि उसका मीन म्यू होता है, तो हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, हम लोग ये पूरा कंसेप्ट करके इसको प्रूफ करेंगे। ओके, तो ये हमारा म्यू प्रूफ हो गया कि मीन आ गया हमारे पास। अब हम लोग नेक्स्ट में क्या करते हैं, वेरिएंस फाइंड करते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस का जो वेरिएंस होता है वो क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर। तो हम लोग वेरिएंस कैसे फाइंड करेंगे वो चीज़ समझते हैं। सेम कंसेप्ट करना है हमें। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ द एक्स इज इक्वल टू हम लोग म्यू ही बोलते हैं उसको, तो हमारे पास तो यहाँ पे उसको मीन ही बोलते हैं। एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ द एक्स क्या बोलते हैं हम लोग, मीन। तो हमारे पास ई एक्स की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है, वो क्या है, म्यू। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ई
एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ द एक्स स्क्वायर। ये कैसे निकालेंगे, ये भी क्या करता है, मीन को ही रिप्रेजेंट करता है। हम लोग जब एक्स एफ एक्स लिखते हैं वहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, एक्स स्क्वायर एफ एक्स का किसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, एक्स स्क्वायर के साथ, और इंटीग्रेशन सेम वो लगाना होगा, ठीक है। तो पहले हम कैसे प्रूफ करते हैं इसको समझते हैं। तो हमारे पास प्रूफ पीडीएफ ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होता है, सेम पीडीएफ लिख दिया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस का मैंने। फिर मैंने क्या लिखा, वेरिएंस का फॉर्मूला लिख दिया कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि ई एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, म्यू, क्योंकि ई एक्स भी किसको रिप्रेजेंट करता है, मीन को रिप्रेजेंट करता है। ये वैल्यू मेरे पास आ गई म्यू। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एक्स स्क्वायर की। तो कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स। मैंने क्या कर दिया, पहले हमने क्या किया था, मीन निकालने के लिए हम एक्स से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे हमें ई की एक्स स्क्वायर का निकालना है एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो हम लोग क्या कर देंगे, एफ एक्स को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम प्रोसेस करना है जो हमने मीन के अंदर किया था, ठीक है। जैसे हमने मीन में कैसे वैल्यू निकाली थी वैसे वेरिएंस में सेम करना है, ठीक है। तो हम लोग एफ एक्स की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, फिर हम लोग सेम स्टेप करेंगे, हम लोग एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा को क्या मान लेंगे, जेड पुट कर देंगे, और डी एक्स इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा डी जेड। ये वैल्यू पुट कर देंगे और एक्स की जगह भी वैल्यू किस टर्म में रखेंगे, जेड टर्म में रखेंगे। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी जेड सिग्मा प्लस म्यू का होल स्क्वायर 1/सिग्मा ई की पावर माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 सिग्मा डी जेड। सिग्मा से सिग्मा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास ये बचेगा, फिर मेरे पास क्या बचा, जेड सिग्मा प्लस म्यू का होल स्क्वायर। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी होती है, तो इसको हम लोग कैसे ओपन कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। किससे ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो सेम हम लोग इससे इसको ओपन अप कर देंगे और हम लोग क्या कर देंगे, ए स्क्वायर को ओपन करेंगे, ए स्क्वायर को हम लोग फिर क्या करेंगे, ई की पावर माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 का हम लोग मल्टीप्लाई करके अलग अलग करके लिख देंगे, ठीक है। तो 1/√2 पाई ब्रैकेट में इंडिकेशन माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी जेड स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ई की पावर माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 डी जेड प्लस इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी म्यू स्क्वायर ई की पावर माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 डी जेड प्लस इंटीग्रेशंस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 2z सिग्मा म्यू ई की पावर माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 डी जेड, ठीक है। ए का काम कौन करा था, जेड सिग्मा, तो ए स्क्वायर, बी का काम म्यू तो बी स्क्वायर, और फिर प्लस में 2ab। इसमें भी हमें क्या करना होगा, ऑड और इवन का देखना होगा। ये इंटीग्रेशन में ही ऑड और इवन का लगता है, कब लगता है, जब क्या होनी चाहिए, लिमिट सेम होनी चाहिए, ओनली फॉर डिफरेंस किसका होना चाहिए, लिमिट में साइन का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट में हम लोग देखेंगे हमारी पावर्स कितनी है, सारी इवन है। जेड की सारी पावर क्या है, जेड में ही देखना है, जेड जिसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन है उसी के अंदर चेक करना है फंक्शन, ठीक है। जेड की सारी पावर इवन लग रही है, इसका मतलब इसमें ऑड आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो फर्स्ट वाला मेरा जो टर्म्स है वो इवन होगी, तो उसका इंटीग्रेशन 2 से मल्टीप्लाई करके लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से इन्फिनेटिव। सेकंड वाली में हम लोग टर्म में चेक करेंगे तो हमारी जेड स्क्वायर की पावर कितनी आ रही है, इवन आ रही है, इसका मतलब इसमें भी हमारा क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से इन्फिनेटिव और आगे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब थर्ड वाले में हम लोग चेक करेंगे तो जेड की पावर ऑड है, पहले क्या है, जेड स्क्वायर 2 है और एक जेड की पावर 1 है 3 है, इसका मतलब ऑड है, इसके कारण हमारे पास यहाँ पे ऑड आने पे ये ऑड फंक्शन हो गया, इस कारण से इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। क्योंकि हम लोग z की जगह माइनस जेड पुट करेंगे तो यहाँ पे माइनस जेड आएगा, इस कारण से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। फर्स्ट वाली दोनों टर्म्स इवन है और हमारी थर्ड वाली टर्म्स ऑड है, तो उसका इंटीग्रेशन 0 होगा। तो ई एक्स इज इक्वल टू 1/√2 पाई ब्रैकेट में 2 सिग्मा स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनेटिव जेड स्क्वायर ई की पावर माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 डी जेड प्लस 2 म्यू स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनेटिव ई की पावर माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 डी जेड। हमने दोनों में से 2 कॉमन ले लिया बाहर, तो 2/√2 पाई और बाकी टर्म्स एज इट इज सेम, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जेड स्क्वायर बाय सेम, जैसे हमने मीन में जो पुट किया है वैसे ही सेम वेरिएंस में वैसे ही पुट करके सॉल्व करना है। पुट करना है जेड स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू टी, हमने जेड स्क्वायर बाई 2 को क्या मान लिया, टी, तो डी जेड की वैल्यू क्या आ गई, डी टी /√2 टी, ठीक है, डी टी /√2 टी। ये वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे इसके अंदर, तो क्या बनेगा, 2/√2 पाई इंटीग्रेशन ब्रैकेट में सिग्मा स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनेटिव ई की पावर माइनस टी
2t dt अपॉन रूट 2t प्लस म्यू स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनेटिव ई की पावर माइनस टी डी टी अपॉन रूट 2t। अगर हम लोग रूट 2 को बाहर लिख ले तो वो रूट 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो रूट 2 को हम लोग बाहर लिख देंगे। रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा 2, तो 2/2 रूट पाई। ठीक है, ये डी टी के नीचे जो हमारा रूट 2 है दोनों के अंदर, वो रूट 2 हमने दोनों के अंदर कॉमन लिख के बाहर लिख दिया, क्योंकि बीच में प्लस है, तो इस कारण से हमने क्या कर दिया, बाहर लिख दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, 2/2 रूट पाई ब्रैकेट में 2 सिग्मा स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनेटिव ई की पावर माइनस टी की पावर 1 एंड टी की पावर माइनस हाफ डी टी। अब टी की पावर माइनस हाफ कैसे आया, जो डी टी के नीचे था, इस कारण से टी की पावर हाफ प्लस म्यू स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनेटिव ई की पावर माइनस टी की पावर माइनस हाफ डी टी। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब हम लोग नेक्स्ट में क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो टी की पावर है 1 और माइनस हाफ को हम लोग जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, हाफ। ठीक है, और वहाँ पे क्या हो जाएगा, इस टर्म को हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, हमने क्या कर दिया, टी की पावर 1 और माइनस हाफ को ऐड कर दिया, तो टी की पावर हाफ हो गया। अब हम लोग सेम इसमें भी क्या करेंगे, गामा की डेफिनेशन का यूज़ करेंगे। गामा की डेफिनेशन क्या आती है, सेम गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनेटिव टी की पावर ई की पावर माइनस टी की पावर n माइनस 1। तो टी की पावर है वो n माइनस 1, तो हम क्या करेंगे, n माइनस 1 में n की वैल्यू निकालनी है, तभी हमारे पास गामा n बनेगा। ये और ये इंटीग्रेशन सेम है, तो हम लोग क्या कर देंगे, जो टी की पावर है उसको n माइनस 1 के इक्वल करेंगे। तो मेरे पास n की वैल्यू क्या आ गई, फर्स्ट वाली टर्म्स के लिए 3/2, क्योंकि उसमें t की पावर कितनी थी, हाफ, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 3/2। दूसरे वाले के लिए जब n माइनस 1 को माइनस हाफ के इक्वल करेंगे तो मेरे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ। तो मेरे पास पहले के लिए क्या आ गई, n की वैल्यू 3/2 और सेकंड के लिए 1/2। तो 1/√2 पाई ब्रैकेट में 2 सिग्मा स्क्वायर डॉट गामा 3/2 प्लस म्यू स्क्वायर डॉट गामा 1/2। तो गामा 3/2 कैसे ओपन करते हैं, 1/2 इंटू गामा 1/2 होता है, तो 1/2 रूट पाई, और गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है, रूट पाई। ठीक है, तो ये वैल्यू रख देंगे। गामा 3/2 को हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2 रूट पाई। तो 1/रूट पाई ब्रैकेट में 2 सिग्मा स्क्वायर डॉट 1/2 रूट पाई प्लस म्यू स्क्वायर डॉट रूट पाई। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और हम लोग क्या कर देंगे, रूट पाई को कॉमन ले लेंगे। दोनों में रूट पाई सेम कॉमन आ रहा है, तो रूट पाई से रूट पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास ई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एक्स स्क्वायर क्या बचेगा, सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है, अब जो हमारी वेरिएंस की मेन डेफिनेशन मेन फॉर्मूला है, वी एक्स इज इक्वल टू एक्स ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, और ई एक्स की वैल्यू क्या है, म्यू। तो ई एक्स की वैल्यू म्यू है, तो उसका स्क्वायरिंग करेंगे तो म्यू स्क्वायर है, तो म्यू से म्यू कैंसिल आउट, तो मेरे पास वी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर। मेरा वेरिएंस यही प्रूफ करना था, वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस का मीन और वेरिएंस क्या था, मीन था म्यू और वेरिएंस क्या था, वी एक्स। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर एग्जाम में प्रूफ करने का बोले तो हमें इस कंसेप्ट से इसको प्रूफ करना है। अब हम लोग नेक्स्ट में क्या करते हैं, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में किस बेस पे क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम लोग कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके अंदर एरिया अंडर ऑफ द कर्व आते हैं, एरिया के बेसिस पे हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, किसके बेसिस पे आते हैं क्वेश्चन, एरिया अंडर ऑफ द बेस क्वेश्चन आते हैं। तो हमारे पास इसका पीडीएफ ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई ई की पावर माइनस हाफ ब्रैकेट में एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर। ये होता है, मैंने पहले बोला था कि ये हमारा जो कर्व होता है वो सिमेट्रिक कर्व होता है। ठीक है, इसका जो टोटल एरिया होता है वो 1 होता है, या तो हम लोग 100% मान सकते हैं या 1 मानते हैं। ठीक है, तो 0.5 हमारे क्या हो जाएगा, नेगेटिव पार्ट्स में, और 0.5 हमारा क्या होगा, पॉजिटिव पार्ट्स में। ठीक है, सिमेट्रिक कर्व होगा, जितना हमारा पास नेगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव होगा, और टोटल एरिया हमारे पास क्या रहेगा, 1। तो ये 0.5 और ये 0.5, इसका एरिया ये रहेगा, नेगेटिव पार्ट का 0.5 और दूसरे वाले पॉजिटिव पार्ट में भी हमारा 0.5, तो टोटल एरिया 1 रहेगा। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एरिया अंडर ऑफ द कर्व इस प्रकार रिप्रेजेंट करता है। अब है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द, जब हमारे पास म्यू की वैल्यू 0 और सिग्मा इज इक्वल टू 1 हो, तो हमारे पास z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा।
जब क्या हो, म्यू की वैल्यू 0 और सिग्मा की वैल्यू 1 हो, तो हमारे पास z इज इक्वल टू क्या होगा, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। इस z को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। जब हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग z की हेल्प से ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये बस यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हम लोग जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ द, हमने सेम जैसे कंटिन्यूस में पढ़ी थी कि जब x की वैल्यू a इज लेस देन, वो सेम प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट ये होगा कि लोअर लिमिट का काम a करेगा और अपर लिमिट का काम b करेगा। अब हम लोग इसके क्वेश्चन के वर्किंग रूल को समझते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कन्वर्ट x इनटू अ नॉर्मल स्टैंडर्ड वेरिएबल बाय फॉर्मूला। नॉर्मल स्टैंडर्ड वेरिएबल का फॉर्मूला क्या था, z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो हमें पहले किस में चेंज करना होगा, z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ठीक है। फिर हमें लिमिट देखनी होगी, अभी जो भी लिमिट दे रखी है हमें उसमें लिमिट में z की वैल्यू रखनी होगी। तो हमारे पास कभी एक लिमिट भी हो सकती है और दो लिमिट भी हो सकती है। तो वो लिमिट हमें किसकी जगह रखनी है, x की जगह। x की जगह जो भी हमें x इज इक्वल टू जो भी वैल्यू दे रखी होगी वो वैल्यू हमें क्या रखनी होगी, x की जगह वो वैल्यू पुट करनी होगी। तो z इज इक्वल टू क्या होगा, a माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। अगर x इज इक्वल टू b हो तो लिमिट क्या होगी, z इज इक्वल टू b माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो हमारे पास z की लिमिट आ जाएगी, क्या आ जाएगी, z की लिमिट। जब x की लिमिट a टू b हो तो z की लिमिट क्या होगी, a माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, b माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। फिर हमें क्या करना होगा, जिस अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी पूछे उस अकॉर्डिंग हमें इस फॉर्मेट में लिखना होगा, ठीक है। a की वैल्यू हमेशा क्या होगी, x से लेस देन होगी और b की वैल्यू हमेशा x से ग्रेटर देन होगी। तो हम कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ द a माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इज लेस देन x एंड x इज लेस देन b माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ठीक है। इस प्रोबेबिलिटी को हम लोग कैसे करेंगे, और आफ्टर देन हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस की टेबल से सॉल्व करेंगे। हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल क्या होती है उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको मैं अभी क्वेश्चन में समझाऊंगी। देखो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें z फॉर्मेट में लिखना होगा, z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। फिर हमें देखना होगा कि x की वैल्यू a और b के अकॉर्डिंग हमें x की जगह क्या करना होगा, a और b की वैल्यू डाल देनी होगी। जो भी x इज इक्वल टू a है b है, जो वैल्यू हमें पुट करनी होगी किसकी जगह, जो भी हमारे पास पॉइंट गिवन होगा वो x की जगह पुट करना होगा। फिर जिस अकॉर्डिंग पूछा है ग्रेटर देन लेस देन, उस अकॉर्डिंग हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। और लास्ट में हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस की जो टेबल होती है उससे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जब क्वेश्चन लेंगे तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग दो क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो अलग अलग टाइप से क्वेश्चन है कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये एरिया बेस्ड ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। If the height of the 300 students are normally distributed with the mean 64.5 inch and standard deviation of 3.3 inch, how many students have height? हमें क्या बोला है कि हमें हाउ मेनी स्टूडेंट ऑफ द हाइट, इनकी हाइट निकालनी है। हमारे पास मीन और क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड डिवीजन दिख रहा है और सब क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सबसे पहले क्या बोला है कि लेस देन 5 फीट, मोर देन 5 फीट और बिटवीन 5 फीट एंड 5 फीट 9 इंच। जब x की वैल्यू क्या हो, लेस देन हो 5 फीट की और x की वैल्यू ग्रेटर देन हो 5 फीट पे, और x की वैल्यू क्या हो, बिटवीन हो 5 फीट के और 5 फीट 9 इंच पे। तो हमें इस पे निकालना है इसकी क्या हाइट होगी, ये हाइट निकालनी है, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हेल्प से। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास z फॉर्मेट में लिखना है। किस फॉर्मेट में लिखना है, z फॉर्मेट में। तो पहले म्यू और सिग्मा निकालेंगे। म्यू मेरे पास क्या है 64.5 इंच और सिग्मा क्या है 3.3 इंच, ठीक है, ये वैल्यू रख देंगे। फिर z इज इक्वल टू क्या होता है, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो x माइनस 64.5 अपॉन 3.3। ये तीनों क्वेश्चन के लिए z की वैल्यू ये सेम ही रहेगी। तीनों क्वेश्चन के लिए z की वैल्यू क्या रहेगी, एज इट इज रहेगी। z की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हमें x की वैल्यू चेंज होती रहेगी, ठीक है। z की वैल्यू ये रहेगी, हमें x का वैल्यू चेंज करनी है, जिस अकॉर्डिंग हमें x की वैल्यू दे रखी है उस अकॉर्डिंग चेंज करनी है। फर्स्ट में क्या बोला है, लेस देन 5 फीट, 5 फीट बोला है। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, इंचेस में दे रखा है। तो एक फीट में कितने इंच होते हैं, 12। एक फीट पर 12 इंच होते हैं। तो मैं क्या कर दूंगी, इस फीट को मैं इंच में बदल दूंगी। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 60 इंच। एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन ऑफ द 5 फीट, तो एक्स इज लेस देन 60। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो एक्स, जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस, जेड इज इक्वल टू क्या है, एक्स माइनस
म्यू अपॉन सिग्मा, तो x की जगह क्या लिखना है हमें 60, क्या लिखना होगा 60। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द x इज लेस देन 60 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ द z इज लेस देन 60 माइनस 64.33। ठीक है, हमें ये निकालनी है प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, x इज लेस देन 60। तो हमें ये पूरा जो क्वेश्चन है वो z में कन्वर्ट करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द z इज लेस देन, तो z किससे लेस देन होगा, तो x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा z उस पूरे से लेस देन हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो z इज लेस देन -1.36। ठीक है, यहाँ तक कंसेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा। देखो कुछ नहीं किया है, पहले मैंने z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, म्यू और सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, फिर मुझे क्या बोला है, x की वैल्यू किससे 65 फीट्स से लेस देन है, तो उसको मैंने इंच में बदल दिया तो 60 इंच हो गया। तो मुझे x की जगह क्या पुट करना है 60। तो मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, x इज लेस देन 60 की निकालनी है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, जो हमारे पास इसमें पूरा z फॉर्मेट में चेंज करना है, हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में z फॉर्मेट में चेंज करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द z इज लेस देन 60 माइनस 64.5 अपॉन 3.3 है, इससे क्या हो जाएगा, ये लेस देन हो जाएगा। जो z की वैल्यू है उससे वो z क्या हो जाएगा, उससे लेस देन। तो सॉल्व किया तो मेरे पास क्या है -1.36। अब हमारे पास सोचो कि हाँ मैंने तो बोला कि ये कर्व अंडर प्रॉपर्टी है, तो अब हम लोग कर्व कहाँ यूज़ करेंगे, कर्व हमें यहाँ यूज़ करना है। कैसे यूज़ करेंगे वो चीज़ समझो। ये मैंने कर्व बना दिया। ठीक है, आपको पता है ना कि नेगेटिव और पॉजिटिव, माइनस इन्फिनिटी से 0 है तो वो सारा नेगेटिव पार्ट, और 0 से इन्फिनिटी है वो सारा पॉजिटिव पार्ट है। अब देखो -1.36, तो -1.36 z की वैल्यू क्या है, लेस देन है -1.36 से। तो हमारे पास जो नेगेटिव है 1.36 के बाद की सारी डिजिट है वो क्या हो जाएगी, हमारे इसके अंदर आ जाएगी। तो मैंने क्या कर दिया, उस एरिया को मैंने क्रॉस कर दिया। देखो यहाँ पे मैंने उस एरिया को क्रॉस किया है, क्या कर दिया, जो मेरे पास 1.36 था माइनस का, वो कहाँ होगा, नेगेटिव कर्व के इस नेगेटिव पार्ट्स में होगा, तो उसको मैंने क्रॉस कर दिया। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या है, z से लेस देन है। अब मुझे क्या करिए, इसके प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। तो हम लोग कैसे करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो माइनस इन्फिनिटी से 0 है, इसमें मेरे पास वैल्यू कितनी थी, कितने कर्व की वैल्यू थी, इतनी लाइन की 0.5। क्यों था, क्योंकि सिमेट्रिक कर्व है। अगर मैं 0.5 से -1.36 इज लेस देन z इज लेस देन 0 की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूं, तो मेरे पास ये जो मैंने जो कर्व को मार्क किया है, जिसको मैंने वो मार्क किया हुआ एरिया है, उसकी मेरे पास प्रोबेबिलिटी फाइंड हो जाएगी। देखो इसमें अच्छे से समझना है, हमें क्या करना होगा, पहले हमें इसके अंदर z की वैल्यू पुट करनी है, फिर उसको सॉल्व करना है, फिर हमें उसके अंदर एरिया निकालना है कि कौन से एरिया में आ रहा है। तो हमने देखा कि नेगेटिव एरिया में आ रहा है, और कहाँ से हमने नेगेटिव एरिया, जिस एरिया के अंदर आ रहा है उसको मैंने क्या कर दिया, कर्व को लाइन कर दी। उस कर्व के अंदर मैंने क्या कर दिया, शेडेड कर दिया। ऐसा समझो उस कर्व को मैंने शेडेड कर दिया। जिसको शेडेड किया उस शेडेड पार्ट का मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो क्या करूंगी, जो मेरे पास इस 0 से लेकर इन्फिनिटी में जो एरिया है 0.5 है, उस एरिया में से मैं शेडेड पार्ट, टोटल एरिया में से जो शेडेड पार्ट नहीं है उस एरिया को मैं माइनस कर दूं, तो मेरे पास आ जाएगा, कहाँ से लिया है, 0 से माइनस इन्फिनिटी तक लिया है। इसको देखो अच्छे से समझना है कि मैं कैसे एरिया यूज़ करूँ। एक बार अच्छे से कंसेप्ट सुनो। मेरे पास 0 से इन्फिनिटी में जो एरिया है वो कितना है, टोटल 0.5। मुझे शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। तो मैंने क्या कर दिया, जो 0.5 है उसमें से जो विदाउट शेडेड पार्ट है -1.36 से 0, उस एरिया को मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ द -1.36 इज लेस देन z इज लेस देन 0। ये सिमेट्रिक कर्व है, इस कारण से हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ द 0 इज लेस देन z इज लेस देन 1.36। इसको हमें नेगेटिव टर्म्स में हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल को नहीं देख सकते, इस कारण से मैंने इसको पॉजिटिव में चेंज कर दिया। ठीक है, क्या करते हैं, z की वैल्यू जब 0 से ग्रेटर देन हो और क्या हो 1.36 से लेस देन हो, तो हमें उस समय इसका जब निकालते हैं हम लोग एरिया, तो कैसे निकालेंगे। अब देखो, अब हमें क्या करना होगा, इसके अंदर टेबल का यूज़ करना होगा। कैसे हम लोग टेबल का यूज़ करेंगे, हमें पहले क्या दे रखा है 0 और z क्या 1.36, तो हम लोग कैसे देखेंगे, देखो हमारे पास टेबल होगी, ऊपर में हमारे पास 0, 0.00 प्लस फिर आगे 0.01, मतलब 0.0 से स्टार्ट होकर 0.01 ऐसे आगे हमारी टेबल चलेगी। नीचे से हमारी टेबल ऊपर से नीचे में 0.1, 0.2, 0.3, 0. हमें क्या करना होगा, हमें टेबल में जो फर्स्ट 1.3, ठीक है,
और ऊपर से 0.06 लेना होगा। उसमें जो वैल्यू आ रही है वही वैल्यू हमारी क्या होगी, उस एरिया की वैल्यू होगी। मतलब किसकी होगी, जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास है इस ये वाली प्रोबेबिलिटी ऑफ द जेड इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1.36 है, इसकी वैल्यू ये हमारी ये होगी। तो हमें 0.5 में वो वैल्यू को माइनस करना है। कैसे होगी, देखो इस वैल्यू को वापस से समझा रही हूँ। 1.36 था, तो फर्स्ट 2 डिजिट के लिए हम ऊपर से नीचे में देखते हैं, ठीक है। और हम लोग लास्ट की डिजिट के लिए क्या करते हैं, लेफ़्ट टू राइट में जाते हैं। क्या करना है हमें, 1.3 और 0.06 को हम लोग जब प्लस करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, 1.36। तो हमें ऐसे ही देखना है कि अगर हमें जब प्लस करने पे वो सेम डिजिट बननी चाहिए तो उसी पे वही चीज़ हमारी वैल्यू होगी। तो 1.3 और ऊपर से नीचे 1.3 और लेफ़्ट टू राइट में हमें 0.06 में जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू हमारी इसकी होगी, ठीक है। और अगर हम लोगों ने इसका सम किया तो 1.36 बना, ठीक है। क्या बना, 1.36। तो वैल्यू पुट कर दी, क्या वैल्यू आ रही है, 0.4131। तो वैल्यू रख दी, तो मेरे पास ये वैल्यू का आंसर आ गया 0.0869, ठीक है। ये किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, जब x की वैल्यू क्या हो, लेस देन 60। अब हमारे पास है नंबर ऑफ, क्योंकि हमें टोटल नंबर दे रखे हैं इस कारण से हमारे पास जो ये प्रोबेबिलिटी आई है इसको हमें क्या करना होगा, 300 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्योंकि हमें नंबर ऑफ ऊपर गिवन है, वो n की वैल्यू गिवन है, इस कारण से हमें जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको n के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे पास लास्ट में इसका आंसर क्या आएगा, 26 अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा। 5 फीट के कितने हैं, 26 है। अब हम लोग नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। इसी का ही, मोर देन 5 फीट, जब x की वैल्यू क्या हो, 5 फीट से ज़्यादा हो, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, सेम कंसेप्ट करना है। z इज इक्वल टू मेरे पास क्या होगा, x माइनस 64.5 अपॉन 3.3, ठीक है। फिर हमारी x की वैल्यू क्या है, 5 फीट से ग्रेटर देन है। तो हमारे पास 5 फीट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 60 इंच लिख सकते हैं। मैंने 60 इंच लिख दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ द x इज ग्रेटर देन 60, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ द z इज ग्रेटर देन 60 माइनस 64.5 अपॉन 3.3, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, 60। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास वैल्यू, माइनस 1.36। अब हम लोग कर्व का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये तो नॉर्मल सेम चीज़ की मैंने उसके अंदर और इसमें भी सेम कर दी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर कर्व का यूज़ करेंगे। अब जो z की वैल्यू है वो -1.36 से ग्रेटर देन है, ठीक है। तो हमें कौन सा एरिया शेडेड होगा, -1.36 से लेके इन्फिनिटी वाला एरिया हमारा शेडेड में आएगा, क्योंकि z की वैल्यू क्या बोला इसने, -1.36 से क्या है, ग्रेटर देन। तो -1.3 से लेके इन्फिनिटी वाला जितना भी एरिया होगा वो सब हमारा क्या हो जाएगा, शेडेड पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसी शेडेड पार्ट का हमें क्या निकालना है, एरिया। इसी शेडेड पार्ट का हमें एरिया निकालना है, इसी शेडेड पार्ट की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी को कैसे लिखेंगे, एरिया। 0 से इन्फिनिटी में हमारा क्या है, एरिया की वैल्यू कितनी है, 0.5। अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी भी माने तो उसकी कितनी है, प्रोबेबिलिटी 0.5, ये फिक्स है। माइनस इन्फिनिटी टू 0 पे हमारी 0.5 रहेगी और 0 से इन्फिनिटी में भी हमारी 0.5 रहेगी। तो मैं क्या करूँगी, 0.5 में प्रोबेबिलिटी ऑफ द -1.36 इज लेस देन z इज लेस देन 0 की प्रोबेबिलिटी का सम कर दूंगी, तो मेरे पास शेडेड पार्ट का हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो मैंने क्या कर दिया, 0.5 में से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ द -1.36 इज z इज लेस देन 0, ये क्या कर दिया, इसका हमें सम कर दिया। ये सिमेट्रिक कर्व है, इसका आंसर पॉजिटिव चीज ले सकते हैं। तो हमारे पास जब z की वैल्यू क्या हो, 0 से ग्रेटर तो 1.36 है, तो हमने इसमें इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया। सेम वैसे टेबल में हमें 1.36 में इसकी वैल्यू चेक करनी है, तो क्या आएगी, 0.4131। कैसे करना है, ऊपर से नीचे हमें 1.3 में और लेफ्ट टू राइट में 0.06 पे जो वैल्यू मैच हो रही है वो जो वैल्यू क्रॉस हो रही है उसी वैल्यू को हमें यहाँ पे लेना है, ठीक है। कैसे वैल्यू लेते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि इन दोनों का सम जो हमें सम है वो 1.36 के इक्वल होना चाहिए। तो सम 1.36 के इक्वल है। सॉल्व करेंगे तो 0.9131, ठीक है। ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ गई। अब मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग हाइट निकालना है मोर देन 5 फीट पे। तो क्या करेंगे, हम लोग 300 को प्रोबेबिलिटी ऑफ द x इज ग्रेटर देन 60 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरे पास क्या आएगा, अप्रोक्सीमेट 274 आ जाएगी। 274 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट हमने क्या करते हैं, लेस देन के लिए किया, सेकंड हमने मोर देन के लिए किया। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं वो बिटवीन के लिए करते हैं। तो कैसे करते हैं वो समझते हैं। बिटवीन द 5 फीट एंड 5 फीट 9 इंच, एक्स की वैल्यू क्या है, 5 फीट और 5 फीट 9 इंच के बिटवीन है। तो z इज इक्वल टू एक्स माइनस 64.5
अपॉन में 3.3। तो 5 फीट इज एक्स इज लेस देन एक्स इज ग्रेटर देन 5 फीट एंड लेस देन 5 फीट 9 इंच। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अब देखो यहाँ पे 5 फीट 9 इंच क्या होगा, देखो फिर हमने जब फीट को इंच में बदला तो कितना होता, 5 फीट को 60, तो 60 में से मैंने क्या कर दिया 9 इंच को प्लस किया, तब मेरा 69 है। क्या करना है मुझे, 60 में से 9 इंच को प्लस करना है। तो 60 इज लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन 69। हमें इस पर क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द 60 is less than x, x is less than 69 is equal to probability of the 60 minus 64.5 upon 3.3 less than z is less than 69 minus 64.5 upon 3.3। मैंने क्या कर दिया 3.3, x की जगह पहले 60 फिर 69 लग दिया, फिर और हमने x की जगह क्या रख दिया z यहाँ पे। अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी किस में होगी, माइनस 1.36 लेस देन z इज लेस देन 1.36। मतलब जो z की वैल्यू है वो हमारे इसमें हम लोग जब कर्व में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कर्व में कौन सा एरिया आएगा, जो z की वैल्यू है 1.36 से ग्रेटर देन में हम लोग z की वैल्यू लेंगे, और क्या करेंगे पॉजिटिव की 1.36 से हम लोग क्या लेंगे लेस देन में, तो वो बीच का एरिया ही हमें उसी पे ही हमें क्या निकालनी है प्रोबेबिलिटी, किससे निकालनी है, माइनस 1.36 से ग्रेटर देन में और पॉजिटिव 1.3 के लेस देन के बीच में। तो हमने बीच में से एरिया ले लिया। ठीक है, अब हमने ये एरिया ले लिया, तो अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इस एरिया को, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है इसको ब्रेक करके, जैसे हम लोग यहाँ पे टोटल हमने ये एरिया ले लिया, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का हम लोग क्या करेंगे सम करेंगे। क्या करेंगे, दोनों की प्रोबेबिलिटी का हम लोग सम करेंगे, क्योंकि हाफ ऑफ पोर्शन है, यहाँ का भी पोर्शन सिमेट्रिक कर्व है, वहाँ का भी पोर्शन सिमेट्रिक कर्व है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस जो शेडेड पार्ट है माइनस 1.36 से 0 का इस प्रोबेबिलिटी को लेंगे, और 0 से 1.36 इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को लेंगे, सम करेंगे। ठीक है, इसको क्योंकि इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द माइनस 1.36 लेस देन z इज लेस देन 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द 0 इज लेस देन z, z इज लेस देन 1.36। ठीक है, तो हमें पता है कि हमें पॉजिटिव पार्ट लेना है, तो सिमेट्रिक कर्व है, तो हम लोग इसको पहले वाली टर्म्स है उसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ द 0 इज लेस देन z, z इज लेस देन 1.36। ठीक है, तो हम लोग इसका जब ये और ये आपस में सेम हो गए तो 2p 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ द 0 इज लेस देन z, z इज लेस देन 1.36। तो इसकी वैल्यू पता है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ द 1.36 की, तो 2 इंटू 0.4131, तो हमारे पास आ गई 0.8262। ठीक है, फिर हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग हाइट बिटवीन 5 फीट एंड 5 फीट 9 इंच। तो इसको हम लोग 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास हाइट कितनी आ जाएगी 248। ठीक है, तो हमारे प्रोबेबिलिटी का मुझे लगता है कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक बार खुद ट्राई करना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, एक दो क्वेश्चन ट्राई करोगे तो समझ में आएगा कि हमें टेबल कैसे देखनी है, हमें कैसे करना है। कंसेप्ट सेम रहेगा, हमें क्या करना होगा, z में चेंज करना होगा, फिर x की जगह जो a की वैल्यू वो लेनी होगी, और हमें कर्व का यूज़ करके ही इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, कर्व का यूज़ करके सॉल्व करना होगा, टेबल हमें देखनी होगी, टेबल कैसे, टेबल की वैल्यू गिवन होगी, लेकिन हमें चेक करनी होगी कि हमें टेबल कैसे होगी। एग्जाम में क्वेश्चन में या तो मेंशन किया होगा, दिया हुआ होगा कि इसकी वैल्यू ये होगी, नहीं तो आपके पास जो टेबल गिवन होगी उससे आपको ये वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टाइप से हो गया। अब सेकंड टाइप से अगर हमें एरिया गिवन हो, हमें मीन और वेरिएंस मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो, तो हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। In a normal distributions, 31% of the its items are under 45 and 8% are over 64. Find the mean and standard deviation. हमें क्या बोला है, 31%, जब हमारे पास एरिया कितना 45 हो तो उस समय हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है वो 31% है। 64 के अवर हमारे पास कितना है 88% है। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो अंडर 45 बोला है मतलब x से लेस देन। ठीक है, x लेस देन है 45 पे, उस समय हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कितना है 30%। तो हम लोग क्या लिखेंगे 0.31। ठीक है, क्योंकि हम लोग पॉइंट में ले तो 0.31, और हमारे पास जब ओवर 64, जब x की वैल्यू 64 से ग्रेटर देन हो तो उस समय हमारे पास कितना डिस्ट्रीब्यूशन है 8%, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई 0.08। ठीक है, और जब x की वैल्यू क्या 45 से ग्रेटर देन हो और 64 से लेस देन हो तो उस समय हमारे पास जो कितना एरिया होगा, टोटल एरिया कितना 100%, जो बच गया वो एरिया इसका हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 0.61। देखो क्या करना है, इसको चीज़ को अच्छे से समझो। हमारे पास जो भी
एक्स की वैल्यू और जो एरिया गिवन था डिस्ट्रीब्यूशन, वो परसेंट में जो गिवन होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और ये हमारी नॉर्मल डिजिट थी वो एक्स से ग्रेटर देन लेस देन थी। ओवर बोला हो तो मतलब वो एक्स से ग्रेटर देन होगी, एक्स से लेस देन होगी, ठीक है, एक्स उससे ग्रेटर देन होगा। और जब इसमें अंडर बोला हो तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, उससे लेस देन होगी। तो मेरे पास यहाँ पे वो बोला था एक्स इज़ लेस देन 45 पे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन 0.31 था, 31 था, और जब एक्स की वैल्यू 64 से ग्रेटर देन हो तब उसमें डिस्ट्रीब्यूशन 0.08 था। अब हमारे पास टोटल 100 होता है, इस कारण से जब एक्स की वैल्यू 45 से ग्रेटर देन और 64 से क्या हो, लेस देन हो, तो उस समय हमारा एरिया क्या होगा 0.61, ठीक है, क्या होगा 0.61। अब हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग कर्व में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे प्रेजेंट करेंगे वो हम लोग चीज़ समझते हैं। हमने एक सिमेट्रिक कर्व बना दिया, कौन सा एरिया कैसा होगा वो चीज़ समझते हैं। सिमेट्रिक कर्व तो पता है ना, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, जेड की वैल्यू इज इक्वल टू 0। ये जेड वाला यूज़ करना है, एक्स वाला यूज़ नहीं करना। हमें दोनों क्वेश्चन में हमें कौन सा जेड वाला यूज़ करना है, ठीक है। अब क्या बोला है, जब एक्स की वैल्यू क्या हो 45 से लेस देन हो तो उस समय उसकी वैल्यू 0.31 है। तो जब x की वैल्यू 45 से लेस देन हो तो मतलब 45 से लेके माइनस इन्फिनिटी वाला जो एरिया होगा, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके जो 40 वाला एरिया होगा वो हमारा कितना होगा 0.31। कितना होगा 0.31, क्योंकि जब x की वैल्यू लेस देन 45 बोला हो तो मतलब वो नेगेटिव वाले पार्ट्स में होगी। तो माइनस इन्फिनिटी से 45 वाला, मतलब सॉरी माइनस इन्फिनिटी से 45 वाला एरिया हमारा कितना होगा ये, क्योंकि ये 50% है वो 50% है, इस कारण से 45 हमने यहाँ लिया है। आप सोच रहे होंगे कि 45 नेगेटिव नहीं है तो मैम ने यहाँ क्यों लिया है, नहीं, यहाँ 50% है और यहाँ पे भी 50% है, तो 50% के अंदर 45 कहाँ आएगा, वहाँ आएगा। तो इस कारण से 45 को हमने इस पहली वाली साइड में ले लिया, और वहाँ से देखो 1 से लेके 50 तक काउंटिंग होती है। अगर ये 50 है और वो भी 50 है तो 45 किसके आएगा, इस 50 के अंदर आएगा ना। तो इस कारण से हमने 45 को यहाँ लिया। जब x की वैल्यू 45 से लेस देन हो तो माइनस इन्फिनिटी से 45 वाला हमने एरिया शेडेड कर दिया। उसका एरिया कितना था 0.31 था, ठीक है। जब x की वैल्यू क्या हो 64 से ग्रेटर देन हो, मतलब 64 से लेके इन्फिनिटी वाला एरिया वो शेडेड कर दिया, तो उसका एरिया कितना था 0.8, ठीक है। हमारे पास जो गिवन था हमने वो दो चीज़ लिख दी। अब जो बचा हुआ एरिया हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास टोटल एरिया कितना था 50% उधर 50% उधर, तो 50 में से हमारे पास जितना गिवन था उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचा हुआ एरिया आ जाएगा। तो मैंने जब माइनस किया तो मेरा 0 से लेके 45 से लेके 0 वाला जो एरिया था वो कितना आया 0.19, और 0 से 64 में 0.42 कैसे आया, ये 50% में से मैंने 30, देखो 50 में से मैं 31 को माइनस करूँगी तो 19 बचेंगे। तो मुझे क्या करना होगा, पॉइंट में लिखना है मैंने, हाँ, क्योंकि ये 31% है तो इस कारण से हमने इसको पॉइंट में लिखा, तो वैसे वो भी पॉइंट में लिखेंगे, वो 19% आ जाएगा तो 0.19 हो जाएगा। वैसे ही जब मैं क्या करूँगी 50 में से 8 को माइनस करूँगी तो 42 बचेंगे, तो ये 42% होगा। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 0.42 में, ठीक है। तो मेरे पास ये एरिया आ गया। ये चीज़ अच्छे समझ में आ गई कि ये एरिया आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट में क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं Z1 और इसको हम लोग Z2 मान लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या मान लेंगे Z1 Z2 X1 X2, Z1 Z2 X1 X2, ये जो वैल्यू है वो X1 X, इसको हम लोग X1 और X2 मान लेंगे। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, Z1 इज इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि हमें Z फॉर्मेट में X1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, Z2 इज इक्वल टू X2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो X1 की वैल्यू क्या होगी Z1 के अकॉर्डिंग 45 और X2 की वैल्यू क्या होगी 64। मैंने वही बोला था जो X की इक्वल वैल्यू होती है वो हमारा A और B का काम करेगी, ठीक है। तो वही हमारा A और B का काम करिए, तो 45 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, 64 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, इसको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दे दी, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो Z1 से 0 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास पता है कितना एरिया है उसके पास 0.19, ये किसको रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी को, ये है। और 0 से लेके 64 पर मेरे पास 0 से लेके Z2 पर मेरे पास प्रोबेबिलिटी कितना है 0.42। तो मैं इसका यूज़ करूँगी, कैसे यूज़ करूँगी देखो, मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ द माइनस Z1 इज लेस देन Z इज लेस देन 0 पे कितनी वैल्यू है 0.19, ठीक है। और जब Z की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन हो और Z2 से लेस देन हो उस समय कितनी है 0.42। जो मैंने एरिया निकाला है ना शेडेड पार्ट के अलावा वाला एरिया, उनकी मैंने प्रोबेबिलिटी यहाँ लिख दी है, ठीक है। माइनस Z1 क्यों लिया, क्योंकि वो नेगेटिव पार्ट्स के अंदर है, इस कारण से हम यहाँ पे माइनस Z1 लेंगे, ठीक है, वो नेगेटिव पार्ट के अंदर आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाली टेबल में हमें क्या था
कि हमारे पास जो z इज़ लेस देन 1.36 पे हमने देखा था कि क्या वैल्यू आ रही है। अब हमें क्या चेक करना है कि ये वैल्यू किस पॉइंट पे है, क्या चेक करना है, ये वैल्यू हमारी किस पॉइंट पे, इस वैल्यू को चेक करना है, ये वैल्यू किस पॉइंट पे आ रही है। पहले तो इस पॉइंट पे हमने वैल्यू निकाली थी, अब हमें चेक करना है कि वैल्यू किस पॉइंट पे है। तो हम लोग ये वैल्यू चेक करते हैं। तो मेरी फर्स्ट वाली वैल्यू 0.5 ऊपर से नीचे और लेफ़्ट टू राइट में 0.0, तो हम लोग इसका सम करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 0.5 पे, तो मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.5, ठीक है। और हम लोग जब सेकंड के लिए चेक करेंगे 0.42 के लिए, तो वो वैल्यू किस पे आ रही है 1.4 पे और वो 0.01 पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा 1.41। अब देखो उसमें हमें क्या था, उसमें हमें जो Z1 था हमने उस पर वैल्यू फाइंड की थी। यहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करके Z1 और Z2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। किसका, इस प्रोबेबिलिटी एरिया का यूज़ करके हम लोग Z1 और Z2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, ये वैल्यू किस पॉइंट पे आ रही है, वो वैल्यू दोनों जिस पॉइंट पे मिल रही है ना उन दोनों का हमें सम करना है, वो हमारी वैल्यू Z की आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने देखा ना 0.19 किस पे आ रहा है 0.5 और 0.0 पे, तो 0.5 ये हमारी Z1 की वैल्यू की सम किया तो सेम, और 0.42 है वो कब कहाँ पे आ रहा है 1.4 पे और 0.01 पे, इन दोनों का सम किया तो मेरे पास Z2 की वैल्यू क्या आ गई 1.41। इन दोनों वैल्यू का यूज़ करके मैं इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करूँगी। तो Z1 की जगह Z2 की जगह वैल्यू रख दूँगी। वैल्यू रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करके दो इक्वेशन बनाएंगे, म्यू इज इक्वल टू 45 प्लस 0.5 सिग्मा एंड म्यू इज इक्वल टू 64 माइनस, यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू लेंगे Z1 की वो माइनस में लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि वो नेगेटिव पार्ट्स में, इस कारण से हम लोग यहाँ पे ध्यान रखना है माइनस में वैल्यू लेंगे। वो नेगेटिव पार्ट्स के अंदर आ गई ना, इस कारण से हम लोग उसकी वैल्यू क्या लेंगे, माइनस में ले लेंगे। तो Z1 की वैल्यू -0.5 है, तो म्यू वाली हमें दो इक्वेशन आ जाएगी। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर देंगे, इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने के बाद हम लोग इनको सिग्मा वाली टर्म्स को एक साइड रखेंगे और अलग वाली टर्म्स को हम लोग एक साइड में रखेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सिग्मा की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 9.94, मतलब वो अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू क्या जाएगी 10, क्या जाएगी इसकी वैल्यू 10। फिर ये वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट करके म्यू की वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू पुट करके हम लोग सॉल्व करेंगे, सिग्मा की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 45 प्लस 0.5 सिग्मा, तो सिग्मा की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। तो मेरे पास सॉल्व करके म्यू की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितने आ जाएगी 50, ठीक है। तो हमारे पास जब एरिया गिवन हो या प्रोबेबिलिटी गिवन हो डिस्ट्रीब्यूशंस की, तो हम लोग उसका यूज़ करके म्यू और सिग्मा कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमने ये सेकंड क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया। तो इसके साथ जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस का टॉपिक था वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हमारे किस टाइप से दो क्वेश्चन बन सकते हैं, वो दोनों टाइप्स मैंने बताया थी, इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। और आपको क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, तब आप ये क्वेश्चन आपको ईजी से समझ में आ जाएगा और आपको टेबल भी देखनी आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोग जब नेक्स्ट क्लास होगी, उस नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग यूनिट सेकंड के आगे ही के टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।